Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 4 on electrical measuring instrument. ठीक है, हम यहाँ पे हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे फॉर बीपीएससी एई एग्जाम। लेकिन अगर आप लोग अपने बीपीएससी एई एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करने चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है इसमें, काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इसमें, है ना। तो उसका हर एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। गेट एकेडमी आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है मात्र 1111 रुपए का, है ना। बहुत ही मिनिमम से कॉस्ट में आपको ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गेट एकेडमी के द्वारा। जरूर अवेल कीजिएगा और अपनी तैयारी को और आगे बूस्ट कीजिएगा। ठीक है, कोर्स खरीदने के लिए आपको गेट एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां से जाकर के आप बीपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि देखो आप जान रहे हैं कि इसका जो एग्जाम का डेट है वो मतलब बता दिया गया है कि एग्जाम का डेट क्या होगा, तो आपके पास जो समय है वो काफी कम है। काफी कम नहीं कह सकते बट समय कम है, तो उस कम समय का अच्छे से बेटर वे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ। ठीक, चले। तो हम लोग अपना आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने अभी तक के एमीटर क्यों नहीं पढ़ा। हमारे कोर्स में तो सिंपल एमीटर लिखा है, हमारे कोर्स में सिंपल वोल्ट मीटर लिखा है, हमारे कोर्स में सिंपल एनर्जी मीटर लिखा है ना। तो हम लोग ने ये एम मीटर वाला पार्ट क्यों नहीं देखा, हम लोग ने ये वोल्ट मीटर वाला पार्ट क्यों नहीं देखा। तो बात ऐसा है कि जो एम मीटर और वोल्ट मीटर है ये मीटर हैं। ठीक है, ये क्या है, मीटर है। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे मीटर का पार्ट होता है। ठीक है, हमारे मीटर का पार्ट होता है। अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मीटर है, ये रेड बॉक्स अगर मेरा मीटर को शो करता है, तो इसके अंदर मेरा क्या होगा, इसके अंदर मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा। क्लियर। अब इंस्ट्रूमेंट किस टेक्नोलॉजी से बना है, क्या प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, वो सब चीजें इफेक्ट करती है आपके मीटर को। तो मीटर कुछ नहीं है, मीटर बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने जो भी स्केल लगा दिया, आपने एक मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट को आपने करंट मेजरिंग के लिए बनाया, उसको एक डब्बे के अंदर बंद किया, डब्बे के ऊपर एम मीटर लिख दिया और एक स्केल लगा दिया, दैट्स इट, दैट्स द मीटर। समझ आ रही बात। आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्टेज मेजरमेंट करता है, और वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। आपने एक डब्बे के अंदर इंस्ट्रूमेंट को रखा, उस डब्बे के ऊपर क्या लिखा है, वोल्ट मीटर का एक लेबल चिपकाया, बेच दिया, दैट्स इट। तो ये होता है हमारा मीटर और ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट इज अ पार्ट ऑफ मीटर। तो अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो मीटर है वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हम लोग जब मीटर पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, इसी दो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हमारे एम मीटर और वोल्ट मीटर बनते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी, तो जब पीएमएमसी से एम मीटर बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पीएमएमसी एम मीटर। और एम आई इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग एम मीटर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एम आई एम मीटर। ठीक, अब इनमें भी डिफरेंस है, ये जैसे पीएमएमसी केवल डीसी को मेजर करता है, एम आई एसी डीसी दोनों को मेजर करता है। ये बात ठीक है, वो हम लोग जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां से समझ आएगा। क्लियर, चलिए। और उसी समय मैं जब आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट समझा दूंगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको एम मीटर वोल्ट मीटर बताऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई एम मीटर को हम लोग सीरीज के साथ, सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीजें वहां पे क्लियर होंगी। ठीक है ना। तो उससे पहले आपको जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझने पड़ेंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो कि मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है,
आपने एक मीटर देखा होगा, है ना? एक ऐसा मीटर होता है, उसके अंदर एक ऐसी स्केल होती है, स्केल के पास एक पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंटर इसके अंदर घूमता है ना? ये ऐसा रहता है, इसके सामने ऐसा पार्ट निकला रहेगा, इसमें यहाँ पे दो इनपुट के टर्मिनल्स लगे रहते हैं। तो आप जो भी सर्किट में इसको कनेक्ट कर रहे हो, वो सर्किट का एक एंड लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है, दूसरा एंड यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, ये ऐसा टाइप का कनेक्शन आपके रहता है किसका, एम मीटर का, सॉरी कोई भी आपके मीटर का, एनी मीटर। ठीक, अब ये आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर ये पॉइंटर है ना? और वो पॉइंटर को क्या करना है, इस पॉइंटर को रोटेट करना है, ऐसे करके ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंटर मूव करेगा। ये जो मोशन है, एक ऐसा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, मीटर के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि मैं जो बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ वो मेरी कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल। मैं जो बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ सर्किट में इसको कनेक्ट करके, वो मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके इसको पॉइंटर को घुमाना है, पॉइंटर को रोटेट करना है। दिस मीन्स दैट वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तभी तो आपका पॉइंटर मूव कर रहा है। कोई चीज आपको रोटेट करवानी है, कोई चीज आपको गोल घुमानी है, तो आप उसे यूज करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट होगा वो। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, क्यों होता है, ताकि हमारा जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर जो ऐसे रखा हुआ है, वो पॉइंटर ऐसे रोटेट कर सके। ठीक है, स्केल के ऊपर आगे की ओर बढ़ सके, और हमको एक जो वैल्यू जो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको शो कर सके। ठीक है, तो हमको ये बात समझ आ गई कि भैया क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये चीजें बेसिक होती ही होती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, तो हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, हम केवल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हमको इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि हमारा पॉइंटर क्या कर सके, स्केल के ऊपर मूव कर सके। ठीक, हमको हम लोग जान रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आपको तब मिलेगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कब, जब उसके अंदर क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे फोटो से छिप तो नहीं गया? ठीक है, थोड़ा सा छिप गया लेकिन आप समझ जाओगे, है ना? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमको चाहिए। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर, एक कंडक्टर, एक क्लोज लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप यहाँ से नॉर्थ दिए हो, ये आपका यहाँ पे साउथ है, और बीच में एक वायर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, आई कोई भी करंट फ्लो हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट का जब इंटरेक्शन होगा तो वहां पे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो कोशिश करेगा कि मैं इस क्या करूं, इस कॉइल को रोटेट करूं। ठीक, वही फिनोमिना हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे हमारे, जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी इज करंट। अब बहुत ही शॉकिंग सी बात आपको बताऊंगा, आप भले ही वोल्ट मीटर यूज कर रहे होगे, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे होगे, लेकिन जो सर्किट, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चीज एक्चुअल में काम कर रही है वो कौन सी है, आपकी करंट ही है। ठीक है, तो एक बात हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो, चाहे करंट वोल्टेज मेजर कर रहे हो, चाहे करंट मेजर कर रहे हो, चाहे एनर्जी मेजर कर रहे हो, चाहे पावर मेजर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी इज ऑलवेज द करंट। अगर करंट ही नहीं रहेगा, अगर करंट ही नहीं रहेगा, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कंडक्टर है उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा, और वो हमारा क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर मूव करता है ना। तो पॉइंटर मूव करता है, इसका मतलब ये पॉइंटर क्या है, एक कहना चाहिए हमको कि एक रोटर एक मोटर से कनेक्टेड है। सिंपल आप समझो अभी इस चीज को, कि मेरा पॉइंटर क्या है, एक मोटर से कनेक्टेड है। मोटर हमारे घर में रहता है, छोटे छोटे कार वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, उसी टाइप को समझ लो। आपका पॉइंटर अपने एक मोटर के वो शाफ्ट में कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, एक लगा हुआ पॉइंटर। ठीक। आप इसको जितनी करंट दोगे उसके हिसाब से हमारा क्या करेगा, पॉइंटर जो रोटर मोटर है वो गोल घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक। तो वो गोल घूमेगा तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा पॉइंटर अब रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। यही तो हमको चाहिए था। क्लियर है। तो यही हमारा रिक्वायरमेंट था। अभी हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आप कहोगे कि जब मैं मोटर को स्टार्ट किया तो मोटर तो गोल घूमने लग जाएगा पूरा, तो मेरा पॉइंटर पूरा 360 डिग्री घूमने लग जाएगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा, तो वो क्या मेरे लिए अच्छी कंडीशन मतलब फेवरेबल है क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता वैसा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फोर्स तो लगा ही रहा हूं ताकि मेरा पॉइंटर आगे की ओर मूव तो करे, बट एट द सेम टाइम मैं एक अपोजिंग फोर्स भी उसके पॉइंटर के ऊपर लगाऊंगा, ताकि जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है, जो मेरा वैल्यू मेजर करना चाहता है, वो वहां पे आके मेरा पॉइंटर रुक जाए। ठीक। क्या क्या है मैंने, देखो पहली बात मैंने ये कही कि मैं अपने रोटर को मोटर को घुमाना चाहता हूँ, मैं मोटर को घुमाऊंगा तो मेरा पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, मोटर घुमाया पॉइंटर मूव किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि मोटर तो गोल 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 घूमते रहता है ना, उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, तो मेरा पॉइंटर पूरा ऐसे 360 डिग्री गोल घूमता रहेगा। ऐसे में कुछ मैं रीड कर पाऊंगा क्या? मैं कुछ रीड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फोर्स चाहिए जो मेरा पॉइंटर जो भी वैल्यू है जिसको मेजर कर रहा हो, ऐसे पॉइंटर मूव करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ द मोटर। और समझ लो यहाँ पे इसको रुकना था, तो इसके अपोजिंग एक फोर्स लगा देना है मुझे यहाँ से, इसके अपोजिंग एक फोर्स लगा देना है ताकि ये पॉइंटर यहाँ रुक जाए। ठीक। लेकिन अब आप कोई चीज को इधर से मूव कर रहे हो, आप उसके अपोजिट एक फोर्स लगाओगे, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे वाइब्रेशन होगा एट द एंड टाइम में, ऐसे 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 करके क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और वो वाइब्रेशन धीरे 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 कम होते होते वो वाइब्रेशन रुकेगा। ठीक। तो हमको उस वाइब्रेशन को भी रोकना है, क्योंकि भैया मैं ऐसे मीटर को कनेक्ट किया सर्किट में और खड़े होके वेट कर रहा हूँ कि अरे यार अब ऑसिलेशन वाइब्रेशन रुकेगा तब रीडिंग लूंगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो उसके लिए हम लोग उसमें एक और फोर्स लगाते हैं जो कि कहलाता है हमारा डैम्पिंग फोर्स। ठीक। आगे हम लोग आज की क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर वर्किंग बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो वर्क करते हैं। मतलब क्या? मतलब है कि आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो, तो भैया आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको कनेक्ट किए हो, दिस मींस दैट यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। अब इस मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से हमारा क्या करता है, पॉइंटर मूव करता है। पॉइंटर मूव्स। ठीक। तो ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर एनर्जी कन्वर्टर। सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एनर्जी कन्वर्टर हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसके अंदर यही प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और मैंने आपको ये भी चीज क्लियर कर दी है कि चाहे आप वोल्टेज मेजर करो, चाहे आप करंट मेजर करो, चाहे आप पावर मेजर करो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है, मतलब ये जो रोटेशन मोटर के अंदर जो पॉइंटर का मूवमेंट है वो कौन लाएगा, वो आपका हमेशा ही करंट की वजह से ही होगा। क्लियर। तो मैंने आपको बताया क्या, कि भैया आप ऐसा मान के चलो कि मेरे पॉइंटर को मूव करने के लिए क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। वो मैकेनिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी एक मोटर प्रोवाइड कर रहा है। अभी के लिए मान के चलो मोटर प्रोवाइड नहीं करेगा, कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक मोटर इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसको गोल घुमा रहा है। लेकिन अगर अब मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या करेगा, मोटर रोटर इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री गोल घुमाने लग जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको भाई जो भी वैल्यू है मेजर कर रहा है वहां तक पहुंचे और हमारा पॉइंटर क्या हो जाए, रुक जाए। हमारा पॉइंटर क्या हो जाए, रुक जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, जिस डायरेक्शन में मेरा ये टॉर्क काम कर रहा था, जिस डायरेक्शन में मेरा रोटर इसको मूव कर रहा मोटर इसको मूव करवा रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन से मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि क्या कर दे, इस पॉइंटर को रोक दे। तो जो फोर्स जो टॉर्क मेरे
पॉइंटर को मूव करवाता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के, वो चीजों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। सेकेंड थिंग, मैं ये पॉइंटर को मूव किया था, इसको रोकना था, रोकने के लिए मुझे जो टॉर्क लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कि भाई घूम तो बहुत लिया, एकदम 360 डिग्री मत घूम जाना, जो वैल्यू है वहां पे आके रुकना भी है तुझे, तो वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। और रुकने से पहले मैं आपको बताया, जब भी पॉइंट ऐसे आप किसी चीज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में बढ़िया घूम रहा था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन से, वो क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ऑसिलेशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो ऑसिलेशंस हो। तो उस ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम लोग एक और फोर्स लगाते हैं इसमें, वो हमारा कहलाता है डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके अंदर आपको तीन टाइप के टॉर्क्स देखने को मिलेंगे, आपको ये तीन टाइप के टॉर्क्स खुद से डेवलप करने हैं, है ना। कैसे डेवलप करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, और क्या क्या होते हैं ये टॉर्क। ठीक। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स, क्या चीज होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्ट करना मतलब कोई चीज को अपनी जगह से जो वहां पे रेस्ट कर रहा था उसको हटाना वहां से। ठीक है। दिस इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेरे पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से मूव करने के लिए जिस फोर्स का मुझे रिक्वायरमेंट होता है, या जो फोर्स लगाई जाती है पॉइंटर को उसके जीरो पोजीशन से मूव करने के लिए, उस फोर्स का नाम क्या है। तो उसको फोर्स को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्लियर। अब आप ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये किसी भी कोई भी मतलब यहाँ पे दिए गए जो इफेक्ट्स हैं उसके आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो। पहला है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट, कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, हर चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये मोस्ट वाइडली यूज होता है। ठीक। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से हम लोग अपने पॉइंटर को क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडक्शन इफेक्ट, इससे हम लोग अपने पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। थर्मल इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। ठीक। थर्मल इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। क्लियर है। तो हम लोग इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बोलना चाहिए कि मोस्टली जो हमारे कोर्स का पार्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इंडक्शन इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट थोड़ा बहुत। ठीक है। इंडक्शन इफेक्ट आपको काम आएगा आपके एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर का प्रिंसिपल पूरा इसी पे बेस्ड है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट से एम मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर सब बना सकते हो। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है। क्या क्या नाम है आपको ध्यान रखना है कि वो फोर्स, वो टॉर्क जो मेरे पॉइंटर को मूव करता है इनिशियल पोजीशन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकंड, कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के, तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इंडक्शन इफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट है, और केमिकल इफेक्ट है। ठीक। अब बात आती है जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझाया हुआ है कि अगर मैं अपने मीटर को मान लो, ये मैंने इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे दिया, ये मेरा पॉइंटर ऐसे रखा हुआ है, ये इसका जीरो था। ठीक। ये मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैंने ये इनमें से किसी भी मेथड से मैंने क्या किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी इस पॉइंटर के ऊपर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने की वजह से ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। ठीक। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लोग ऐसा शो करते हैं, टाउ डी। ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाई। अब मान के चलो केवल और केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाई, कैसे लगाई वो बात की बात है, लगाई मान लो। ठीक। मैंने इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, मेरा पॉइंटर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक। मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लो उसको यहाँ पे आकर के, भाई मैं इससे 10 एम्पियर मेजर कर रहा था, मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर के पास आके इस मीटर को रुक जाना चाहिए था, है ना, इस पॉइंटर को रुक जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तो इसके ऊपर कोई फोर्स और लगाई नहीं है, मैंने इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगाई है, केवल डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाई है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या कर रहा है, पॉइंटर को लेके जा रहा है, बढ़िया बढ़िया लेके गया, लेके गया, यहाँ लाके रोका, क्या नहीं रोका, उसको कोई रोकने के लिए कह ही नहीं रहे, उसको तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा है, ये क्या करता जाएगा, पॉइंटर को कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाएगा, है ना।
या फिर क्या होगा, मेरा पॉइंटर आप कई बार देखे होंगे कि इतना ही दिखता है, तो यहाँ पे एक स्टॉपर टाइप का लगा रहता है ना। अब अपने क्या बोलते हैं, फ्यूल फ्यूल वाला जो फ्यूल गेज है उसमें जाके देखना, फुल के पास में एक स्टॉपर टाइप का लगा रहता है, तो वहां जाके रुक जाएगा या फिर। ठीक, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, जो कि हमारे लिए हाईली अनडिजायरेबल है ये चीज, कि भैया ठीक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपने दिया, लेकिन वो जितने के लिए रिक्वायरमेंट था वहां जाके रुकना भी तो चाहिए था। तो हमको समझ आया कि एक बंदा बोला समझदार लोगों में से कि भैया आप एक काम क्यों नहीं करते हो कि जब आपका पॉइंटर ये 10 के आसपास पहुंचेगा, जब आपकी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के आसपास जब आपका पॉइंटर पहुंचे, तो आप ना इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दो ताकि ये यहीं पे रुक जाए। ठीक है, आप इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाओ ताकि ये यहीं पे रुक जाए। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टॉर्क। क्लियर? तो क्या लिखा है एक बार इसको पढ़ लिया जाए भाई, स्टेटमेंट को भी। स्टेटमेंट कह रहा है कि if the meter is only provided with deflecting torque, the pointer will indicate full value or will rotate continuously। ठीक है ना, फुल वैल्यू शो करेगा, मैंने बताया कि स्टॉपर सा लगा रहता है, वहां जाके रुक जाएगा, या फिर वो कंटिन्यूअसली पूरा गोल 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 घूमता रहेगा, जो कि हाईली अनडिजायरेबल है। तो ये चीज ऐसी ना हो, सो वी नीड वन मोर फोर्स, तो ये ऐसा ना हो इसलिए हमको एक और फोर्स की रिक्वायरमेंट है, विच इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कॉल्ड कंट्रोलिंग टॉर्क। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क का डायरेक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के टुवर्ड्स होता है या उसके अगेंस्ट होता है, उसके साथ में लगता है, उसके अपोजिट में लगता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा अपोजिट टू द अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट्स ऑलवेज अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये आपका यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है हमारी। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इट इज टू स्टॉप द पॉइंटर एट ए रिक्वायर्ड फाइनल वैल्यू। जो हमारी फाइनल वैल्यू है वहां पे जाकर के मेरे पॉइंटर को रोकना है, तो उस पॉइंटर को रोकने के लिए जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो हमारी क्या होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाती है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है, मेरे यहाँ पे मेरी फाइनल वैल्यू है, मान लो यहाँ से मैं घूमना स्टार्ट किया, ये 0 है, ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मुझे रुकना था। तो इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पोजीशन पे जितनी मेरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से एक्ट कर रही होगी, उसका जस्ट अपोजिट और उतनी ही मैग्नीट्यूड, उतनी ही वैल्यू का मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ से एक्ट कर रहा होगा। जब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा तो मेरा पॉइंटर वहीं पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर? यहाँ पे वही कह रहा है ये, कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट्स एग्जैक्टली इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के एकदम अपोजिट में और एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में लगेगा, और जहां पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जहां पे हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क जो है इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उसी सिचुएशन में उसी जगह पे मेरा पॉइंटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पॉइंटर विल स्टॉप, पॉइंटर विल स्टॉप। क्लियर? और जो हम लोग ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं ना, कि जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग टॉर्क अपने आप प्रोड्यूस होगा सिस्टम में। कैसे होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क doesn't या does not depends अपॉन कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिपेंड करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऊपर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऊपर आश्रित है वो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। और लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड नहीं करता। हम लोग जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं अपने पास सिस्टम में, वो हमारे पास क्या है, दो तरीके से करते हैं। पहला है, अरे पहला होता है हमारा हाँ, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। दो दो तीन मेथड है हमारे पास। पहला है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, हम लोग कहते हैं उसको।
बहुत ही हल्का क्यों लिखा रहा है यार। अच्छा, पेंसिल सेलेक्ट हो गई है। हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के दो मेथड्स हैं। पहला होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। सेकेंड इज ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो दो तरीके हैं हमारे पास, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। वैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड थे, बहुत सारे इफेक्ट का हम यूज कर सकते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट का, इंडक्शन इफेक्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का, है ना, केमिकल इफेक्ट का, ये सब चीजों को हम लोग वहां यूज कर रहे थे। यहाँ पे दो मेथड हमारे पास, ठीक। अब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, आपके एग्जाम में पूछेगा कंट्रोलिंग टॉर्क जो आप प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोलिंग टॉर्क के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉइंटर मूव कर रहा था भाई, मूव कर रहा था जहां पे उसको फाइनल वैल्यू के पास रुकना था उसको रोकना, टू स्टॉप द पॉइंटर। फर्स्ट इज द टू स्टॉप द पॉइंटर, पहला हो गया हमारा टू स्टॉप द पॉइंटर। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पॉइंटर कंट्रोलिंग टॉर्क की हो गई, टू स्टॉप द पॉइंटर। सेकंड इज, भैया देखो, अब मैं जब मैं अपने मीटर को, मैं क्या करूंगा, अपने मीटर को मेरे सप्लाई से जो भी मैं सर्किट में उसको कनेक्ट किया था वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो क्या मेरा पॉइंटर अभी वहीं पे रहना चाहिए कि जहां पे लास्ट टाइम था। मान लो 10 एम्पियर पे खड़ा है तो मेरा पॉइंटर वहीं पे वहीं रहे क्या, नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करूं मेरा पॉइंटर वापस से कहाँ आ जाए, जीरो पे आ जाए। मेरा पॉइंटर कहाँ आ जाए, वापस से कहाँ पे आ जाए, जीरो पे आ जाए। मैं जैसे ही उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करूंगा, मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, बिकॉज सर्किट से डिस्कनेक्ट करने का मतलब करंट की वैल्यू जीरो हो गई, और करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आगे तो नहीं बढ़ेगा, इतना तो पक्का है, लेकिन पीछे भी तो नहीं आएगा, है। तो पीछे लाने का काम किसका है, वापस से इसको जीरो पे लाने का काम किसका है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है। to bring back the pointer back to zero, to bring the pointer back to zero, this is the second responsibility of controlling torque। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या क्या काम करता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क केवल और केवल पॉइंटर को रोकता नहीं है, दूसरा काम भी उसका है कि उस पॉइंटर को वापस वो जीरो पोजीशन पे लाके रोकता है। ठीक, ठीक। और फिर हम लोग ने यही बताया कि जब कंट्रोलिंग टॉर्क अपना इक्वल हो जाएगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए, तो पॉइंटर विल स्टॉप। तो यही लिखा है, व्हेन कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल रहेगा, द पॉइंटर विल कम टू स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब आके अपनी जगह पे रुक जाएगा। लेकिन अब एक और दिक्कत आया, है ना। हम लोग ने भैया पॉइंटर पहले तो गोल गोल घुमा दे रहे थे, पूरा 360 डिग्री ऐसे पंखा टाइप का पॉइंटर घूम रहा था। फिर कोई समझदार बोला कि नहीं, एक आप एक इस पे फोर्स लगाओ ताकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करे और पॉइंटर को बीच में रोक दे, ठीक। तो ये लोग ने ये भी मान लिया। फिर उसको फिर से मशीन को चालू, फिर से इंस्ट्रूमेंट को चालू किया, इंस्ट्रूमेंट चालू किया तो पॉइंटर मस्त सामने गया और पोजीशन पे आके रुक गया। लेकिन रुकने से पहले ना वो ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगा। क्या करने लगा, वो ऑसिलेट करने लगा। अब ये ऑसिलेशंस जो थे ये भी अनडिजायरेबल है, इस ऑसिलेशंस को भी हमको क्या करना है, रोकना है। तो उन ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम लोगों ने एक और क्या किया, फोर्स लगाया उसके ऊपर। वो फोर्स कहलाती है हमारी डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क। ठीक, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर कमिंग टू द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेडी है ना, ये स्टडी नहीं है। बिफोर कमिंग टू द स्टेडी स्टेट द पॉइंटर विल मेक मैनी ऑसिलेशन, बहुत सारे वो ऑसिलेशंस करेगा, विच इज अगेन अनडिजायरेबल, विच इज अगेन अनडिजायरेबल, जो कि हमको पसंद नहीं आती है। सो वी नीड वन मोर फोर्स, सो वी नीड वन मोर फोर्स, एक और फोर्स और लगेगी भी इन द मीटर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एट स्टेडी स्टेट, तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कम करने के लिए। तो डैम्पिंग फोर्स विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ द स्पीड ऑफ द पॉइंटर फॉर द नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल बी रिड्यूस्ड इन स्टेडी स्टेट। तो मतलब क्या, अचानक से देखो आप इसके ऊपर क्या करोगे, अचानक से यहाँ से क्या कर लगाओगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाओगे। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगते साथ ही क्या करेगा, पॉइंटर आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ जैसे ही वो पहुंचेगा इसके ऊपर अपोजिट में कंट्रोलिंग टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क, यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये, क्योंकि आप किसी चीज को अचानक से धक्का दोगे तो क्या करेगा, उसके ऊपर अचानक से अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगेगा, तो वो जरूर है भाई, पक्का है ऑसिलेट करने वाला है। ठीक, लेकिन अगर मैं वही इस जो डिफ्लेक्शन है, इसको एकदम स्लो कर लूं, स्लो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम धीरे ही हो गया, लेकिन एकदम स्मूथ कर लूं, ऐसे करके जाए और रुक जाए बस। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो हमको कैसे होगी, वो हम लोग का
हेल्प विद द हेल्प ऑफ डैम्पिंग टॉर्क होगा, डैम्पिंग टॉर्क के हेल्प से हम उसको अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक। तो ये हमारे डिफरेंट तीन टाइप्स के हमारे पास सिस्टम में जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके अंदर ये तीन टॉर्क्स लगने वाले हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, ये कंट्रोलिंग टॉर्क आप कैसे प्रोड्यूस करोगे और डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो भी है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इसको प्रोड्यूस करने के काफी सारे मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम के लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसको मैं बताऊंगा। कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने आपको बता दिया, दो मेथड है ना, ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। वैसे डैम्पिंग टॉर्क में भी क्या है, तीन तीन मेथड है, ज्यादातर हम लोग वही यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं वहां पे। ठीक है, चलिए ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे के टॉपिक्स को। टिल देन, गुड बाय।